नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सन इंडिया टाइम्स। क्या है, क्या तरीका है बैठने का? हाँ, यहाँ हमारे सम्मानजनक लोग आते हैं, किस कंडीशन पे बैठे हो तुम? कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे क्या काम है? अशोकनगर में पार्क नहीं तुम्हारे पास? तो ब्रोकर आता है, वो नाटक करने लगा, कहता है कि मैम ना वो ना ओनर ना कह रहे हैं कि इस दिन देंगे उस दिन देंगे। उसके बाद अल्टीमेटली उसने मना ही कर दिया। पैंट उतार के देख के मुसलमान कह के मारा गया है मेरे भाई को। उसको फरसे से मारा गया, डंडे से मारा गया, तीर से मारा गया, छेबनी से मारा गया, ऐसे ऐसे करके जिसके हाथ में जो आया वो मारा। तो साहब, ये पर्चा आज दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री लेके नारेबाजी कर रहे थे। एक वीडियो में देखा कि उनके मंत्री, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, आशीष सूद हैं, वो भी इस तरीके के पर्चे बना रहे हैं। होता है, बल्कि गौमांस की पुष्टि भी हो जाती है। कहीं हंगामा हुआ, किसी ने कोई चीख पुकार की, कहीं सुनाई दिया, रिपोर्ट मिली है जिसमें पता लगा कि जो 26 टन मांस मिला उसमें गौमांस भी था। जी, गौमांस। अब अंदाजा लगाइए, अगर कर्नाटक में, केरल में, पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा नगर निगम होता तो अब तक बीजेपी मुद्दा उछाल रही होती। और तो और यहां से लद लद कर भी अलग। हाँ भाई, पार्क क्या है, क्या तरीका है बैठने का? हाँ, यहाँ हमारे सम्मानजनक लोग आते हैं, किस कंडीशन पे बैठे हो तुम? कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे क्या काम है? अशोकनगर में पार्क नहीं तुम्हारे पास? यहाँ क्यों है बैठे हो? ये कौन है? फ्रेंड। कहाँ रहती है? तो फ्रेंड इस तरीके में बैठती है? उसके घुटने में प्रॉब्लम है। तो घुटने का प्रॉब्लम यही सही करेंगे, घुटने का प्रॉब्लम तुम सही करोगे। टीवी पेशेंट तो पान दबाएगा बाकी। तो इसकी ये घुटने में प्रॉब्लम है ना। घुटना टूट गया भाई, ऊपर फेस करो। क्या एज है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, सही है, ये अपने अपने तरीके से लोग करेंगे, लेकिन सवाल दूसरा भी उठा। आपको अपडेट तो कंटिन्यू करा ही नहीं। बाय द वे, मुझे जो हिंदू ओनर थे उन्होंने फ्लैट दे दिया था, चाबी भी दे दी थी, मैंने ब्रोकरेज भी पे कर दिया, सब कुछ पे कर दिया। अगले दिन आई वॉज अबाउट टू शिफ्ट, तो ब्रोकर आता है, वो नाटक करने लगा, कहता है कि मैम ना वो ना ओनर ना कह रहे हैं कि इस दिन देंगे उस दिन देंगे। उसके बाद अल्टीमेटली उसने मना ही कर दिया, मतलब ब्रोकरेज लेके सब कुछ लेके मना कर दिया। उसके बाद जब मैंने ओनर को कॉल करा कि भाई हमारा पैसा वापस करिए, ब्रोकर को बोला कि पैसा वापस करिए, तो कोई पैसे वापस करने को नहीं कह रहा कि नहीं। तो इसमें बताया, लखनऊ से खबर है, एक मुसलमान होने की वजह से इनको घर देने से मना किया। महिला का नाम है बुशरा रजा अली खान। उन्होंने ये फ्लैट लिया था, लेकिन उसके बाद आखिरकार ये दावा किया जा रहा है इनकी तरफ से कि मुसलमान होने की वजह से इन्हें फ्लैट नहीं मिला। इससे पहले भी एक खबर मैंने आपको दिखाई थी जिसमें महिला ने बताया था, उन्होंने कहा था कि हम दोस्तों, आजकल दिल्ली में ये आम चर्चा है कि जो मीटिंग, जो देश को लेकर फैसले, जो देश को लेकर रणनीतियां बनाई जाती थी, वो आजकल पीएमओ में नहीं, आजकल गृह मंत्रालय में बनाई जा रही है। गृह मंत्रालय ही सब पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय प्रदेशों पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हीं प्रदेशों में सत्तासीन या तो विपक्षी दल या सत्ता में जो दल है, उनकी क्या कारगुजारियां हैं, क्या वो कर रहे हैं, उनके पीछे कौन सी रणनीतियां हैं, कौन से लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और कितनी जनता उनके पीछे है, और किस तरह उस जनता को उनके पीछे से जाने से रोका जाए। ये सब काम आजकल गृह मंत्रालय कर रहा है। गृह मंत्रालय ही विपक्ष के पीछे आने वाली जनता को रोकने का प्रयास कर रहा है। गृह मंत्रालय ही एक नैरेटिव के रूप में काम करवाता है पब्लिक से। गृह मंत्रालय ही राजनीतिक दलों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहा है। आपको यह पता है कि राजनीतिक दल, गृह मंत्रालय जानता है कि राजनीतिक दल तो चुनाव के लिए सड़कों पर उतरते ही हैं, परंतु उनके पीछे जनता नहीं होनी चाहिए। उनका तो लक्ष्य चुनाव जीतना होता है। वो चुनाव जीते न जीते वो अलग बात है, परंतु उनका लक्ष्य तो चुनाव जीतना है। तो उन्हें चुनाव जीतने दीजिए, चुनाव लड़ने दीजिए, जीते ना जीते अलग बात है, परंतु उनके पीछे जनता नहीं आनी चाहिए। अब सवाल उठता है, इस देश को आखिर चला कौन रहा है? कौन? जब भी तो यहाँ ऐसा हंगामा हो रहा,
नहीं तो खोज कर देते हम तो सब। इनकी माँ बहनों के साथ ऐसा होगा ना, ये तो अपना ढूंढ कर ला देती पुलिस शासन का, ठोकरों की लौंडिया होती। जब तक लड़की नहीं बरामद होने की, अपराधी नहीं जानेंगे, इससे पहले हम लाश को नहीं कर सकते ना, फिर रोड भी जाम कर सकते हैं। हम रोड भी जाम कर सकते हैं, सख्ती भी रखते हैं हम इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं, जहां कल एक दलित युवती के अपहरण और इस दौरान उसकी मां की हत्या के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यहां आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। अभी तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। पुलिस अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, परिवार से वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवार का कहना है जब तक अपहृत युवती बरामद नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इलाज ही ना हो रहा, फिर किस काम की सरकार है? मोदी कहाँ, फिर वो कहाँ? वो होते तो ये ना होते हैं। 12 तारीख को दवा लेके संध्या को बैठ से सवेरे पहुंच जाते। राहत मिलेगी, घर जा रहे हैं। रात का बिटिया जिंदगी जा जाता, भगवान ले ली तो अच्छा, या ठीक हो जाए हमें। यहाँ पे अभी 10-12 दिन हो गए हम रहते हुए यहाँ पे। जैसे उन्होंने बोले कल सुबह अपने हट जाएंगे, वहीं चले जाएंगे। अपने पास कागज सब कुछ है, क्या करे गरीब आदमी। यहाँ पे कमरा अगर लेंगे तो 5000 से नीचे रेंट नहीं है कमरे की। वो बोल रहे अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, ये मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, कभी पुलिस वाले आ जाते, कभी कोई। अब इनके लिए क्या भगवान को बुलाए कि 5 साल से बीमार है? क्यों उसकी मान्यता रद्द की? जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की अनुमति वापस ले ली है, क्योंकि मुस्लिम बच्चे काबिलियत से अपने क्वालिफाई कर गए 50 के लगभग। ये बात सरकार को हजम नहीं होती। क्यों नहीं हजम होती? क्योंकि अब्दुल उनकी नजर में सिर्फ पंक्चर वाला होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अब्दुल काबिल है, पढ़ लिख कर क्वालिफाई कर जाए मेडिकल एग्जामिनेशन। नहीं, ये कैसे, हिम्मत कैसे होगी अब्दुल की साहब? ये असलियत इस सरकार की है। सबके मन में एक बात डाल दी कि अब्दुल का इलाज करना जरूरी। क्यों भाई? और अब्दुल के इलाज में चक्कर में पूरे देश को बीमार कर दिया। ये इस सरकार की असलियत है। में इन बेटों का इलाज करना तो हमें आता है, पर मुख्यमंत्री जी अगर आपने और आपकी सरकार ने इन गुंडों को साथ देने की कोशिश की, अंजाम अच्छे नहीं होंगे। फिर आपको ये न कहना पड़े कि बढ़ाना ने हमारे साथ यहाँ आकर लोगों को भड़काया, ये हुआ वो हुआ। जब तकलीफ में होता है इंसान तो गुस्सा स्वाभाविक है। और जिनके घर 50-40 सालों से जहां आबादी हो, हमारी दादा लाई हो, हमारी जमीन हो, हमारी जायदाद हो, उसको इन बिल्डरों के कहने से सरकार और सत्ता उनके साथ खड़ी होती है। अगर उनमें बिल्डरों में हिम्मत है, ये मुख्यमंत्री जी आप और आपकी सत्ता सरकार पीछे हो जाए, हम उनसे निपट लेंगे 2 घंटे में। कौन सी वो शक्तियां हैं? गृह मंत्रालय में बैठे हुए तमाम नौकरशाह और तमाम वो फैसले जो जनता के हित में हो, जनता के लिए हो, उन सब फैसलों को आखिर ले कौन रहा है? उन फैसलों को कौन ले रहा है जो विपक्षियों के कहीं ना कहीं या तो उनके जो घोटाले उनको खोले या उनकी कमजोरियों को उजागर करे? आखिर इन सब का फैसला ले कौन रहा है? प्रधानमंत्री आज स्वाभिमान यात्रा पर है। वो स्वाभिमान यात्रा के तहत आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में है। वो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। वो मंदिर में लोगों को ये बता रहे हैं कि 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था और इसके आज 1000 साल होने पर यानी 1026 में मोहम्मद गजनवी ने वो तोड़ा था और अब 1000 साल बाद इसमें स्वाभिमान दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। एक बार देख लीजिए प्रधानमंत्री को भी। अब सवाल उठता है, आखिर इस देश को चला कौन रहा है? इस देश में कौन सी शक्तियां हैं जो इस समय काम कर रही हैं?
इस दौर में मुद्दे बहुत बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। एक से एक बड़ा मुद्दा इस देश में इस समय होता चला जा रहा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप देख लीजिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस के फैसलों को आप देख लीजिए, तमाम ईडी, सीबीआई और जो काम कर रही है उनके किस तरह के फैसले निकल कर आ रहे हैं और उसके सामने किस तरह से विपक्षी दल आकर खड़े हो रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए। परंतु जब ईडी की कार्रवाई परसों कलकत्ता में होती है टीएमसी की आईटी सेल के कार्यालय पर, तो उस समय ममता बनर्जी फाइलें छीन लेती है, ऐसा आरोप लगाया ईडी ने हाईकोर्ट में। बाकायदा जब उसके खिलाफ एफआईआर हुई तो ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई कि हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। अभी 14 तारीख को उसमें सुनवाई है, क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु आप ये देखिए कि जब ममता बनर्जी सड़क पर उतरी तो उसके कार्यकर्ता उसके पीछे थे, पब्लिक उसके पीछे नहीं थी। अगर चुनावों को ही देखा जाए तो चुनावों में आप ये देखिए 15 जनवरी को बीएमसी का चुनाव है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। उसमें उद्धव ठाकरे की राजनीति कितनी बचेगी या खत्म हो जाएगी, ये परिणाम बता देंगे। खत्म करने का पूरा जो वो है स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है, परिणाम बीएमसी का दिल्ली में लिखा जा चुका है, ऐसा माना जा सकता है। उधर दूसरी तरफ अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां की स्क्रिप्ट मोदी की नहीं लिख रहे हैं, गृह मंत्रालय उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा है। तभी तो गृह मंत्रालय पर कल किस तरह से आपने देखा होगा, किस तरह से उसके टीएमसी के सांसदों ने प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। ये कुछ मैसेज ऐसे हैं जिनसे ये पता चलता है कि कुछ छत्रप तो खत्म हो गए, जिनमें लालू प्रसाद यादव खत्म हो चुके हैं। उधर उद्धव ठाकरे 15 तारीख को खत्म होंगे या नहीं होंगे अभी नहीं कह सकता, परंतु स्क्रिप्ट तो लिखी ही जा चुकी है। नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं, पंजाब में जो छत्रप थे वो सब खत्म हो चुके हैं। उसके अलावा अब जो पश्चिम बंगाल में का दौर चल रहा है, पश्चिम बंगाल में जो दौर इस समय राजनीति का दौर है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है चुनावों की तरफ, उस दौर में ममता बनर्जी अपनी जी जान लगाकर बीजेपी के सामने आकर खड़ी हो गई है। वो बीजेपी को निशाने पर ले रही है, वो गृह मंत्री को निशाने पर ले रही है, प्रधानमंत्री को नहीं ले रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो इस समय मौन है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया, उसमें तमाम मुद्दों को उठाया, अंकिता भंडारी से लेकर तमाम वो मुद्दे जो महिलाओं से संबंधित है, महंगाई है, बेरोजगारी और ट्रंप तक का मुद्दा राहुल गांधी ने उसमें उठाया, परंतु कहीं किसी नेता का नाम नहीं लिया। बीजेपी और आरएसएस का उन्होंने नाम लिया। क्या ट्वीट किया, एक बार आप ट्वीट भी देख लीजिए। अंकिता भंडारी में कल आनंद फानन में सीबीआई जांच की सिफारिश आखिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कर दी। उस ईडी सीबीआई, उस सीबीआई की जांच से क्या निकलने वाला है ये सब लोग जानते हैं। सत्ता किसकी है, कौन किस पार्टी का नेता फंस रहा है, किस वीआईपी का जिक्र उसमें हुआ है, ये सब आपके सामने है। क्या आएगा, होगा, क्या नहीं होगा, आप खुद समझ सकते हैं। परंतु जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के आश्रय इस समय विपक्ष राजनीति करना चाहता है, चाहे वो अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर का मुद्दा हो, चाहे ईडी सीबीआई का मुद्दा हो, चाहे चुनाव में धांधली का मुद्दा हो, चाहे वो मेरठ में दलित युवती का अपहरण और उसकी मां की हत्या का मुद्दा हो, इंदौर में गंदे पानी का मुद्दा हो, उसके अलावा और भी ढेरों ऐसे मुद्दे जो इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में छाए हुए हैं, उन मुद्दों के आश्रय विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है। परंतु कोई ऐसी शक्तियां पीछे काम कर रही हैं जो शक्तियां नहीं चाहती कि पब्लिक सड़क पर आए, क्योंकि आपको यह भी पता है कि बीजेपी सड़क से उठकर यहां तक पहुंची है। अगर 2012 में निर्भया कांड ना हुआ होता और अन्ना हजारे सड़क रामलीला ग्राउंड पर आकर नहीं बैठता तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। बीजेपी का नैरेटिव फेल हो जाता अगर विनोद राय उन्हें नहीं मिलता।
उसी तरह से बीजेपी इन मामलों में बड़ी चाक चौबंद इस समय अपने आप को करके चल रही है। बीजेपी चाहे कुछ भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कितनी सड़क पे घूमती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिकल पार्टी कितनी चीखती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके चीखने की आवाज को कोई मीडिया घराना नहीं दिखाएगा, कोई अखबार उसे छापेगा नहीं, तो जनता तक वो खबर पहुंचेगी नहीं, और जनता तक खबर अगर नहीं पहुंचेगी तो जनता इनके पीछे आएगी नहीं। कुछ ऐसा इंतजाम इस समय कर दिया गया। कल कांग्रेस ने इनके भाई पर, प्रधानमंत्री के भाई पर एक आरोप लगाया कि वो 10,000 रुपए रोज की नौकरी कर रहे हैं इस समय, और रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन जो मिल रही है वो डबल मिल रही है, और जो प्रमोशन उन्हें मिला क्लास 3rd से लेकर और टॉप तक, वो किस किस तरह से उसमें अनियमितता बरती गई, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कांग्रेस ने की थी, वो आपने देखी होगी। उसके कुछ भाग मैं आपको दिखा देता हूं। क्या इनको कई बार प्रमोशन दिया गया इसी तरह, नियमों को ताक पर रखकर, नियमों में ढील करके? और क्या पंकज मोदी को रिटायरमेंट के बाद भी गुजरात सरकार ने इंपॉर्टेंट कुर्सी पर, अहम ओहदे पर नौकरी पर जारी रखा? और अब सबसे ताजा सवाल, क्या कुछ महीने पहले पंकज मोदी को 10,000 रुपए पर डे की शर्त पर मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, या यूं कहूं गृह मंत्रालय ने एक खास कमेटी में रखा था कुछ महीने पहले? दोस्तों इतने बड़े ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब दोस्तों बड़े खुलासे पर आने से पहले कुछ बातें मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं शुरू में ही। जैसे मोदी जी के परिवार में 4 भाई हैं और एक बहन है। और सच ये कि मोदी जी के जो 3 भाई हैं, जिसमें सोमा भाई मोदी सबसे बड़े भाई, फिर अमृत मोदी हैं, फिर प्रहलाद मोदी हैं, इनकी मदद करने की बात कभी सामने नहीं आई है। सवाल इस बात का है कि फिर पंकज मोदी जो सबसे छोटे भाई हैं नरेंद्र मोदी के सगे छोटे भाई, इनमें ऐसा क्या था, पंकज में ऐसा क्या था कि मोदी की सरकार चाहे वो गुजरात में हो या मोदी की सरकार वो दिल्ली में हो, मेहरबान क्यों थी? इस पर बात। अपॉइंट किया गया टेब्लो फाइनल करने के लिए, प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है, ये सर्कुलर कहता है। उनको TADA, उनको गाड़ी, उनका सारा इंतज़ाम वो करेंगे सरकार। और 25 अक्टूबर 2025 को डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर निकालती है। आपको कहना होगा हाँ, अगर कोई परिवार का भी, किसी नेता का, अगर प्रधानमंत्री के परिवार का भी कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई ज़रूरत पड़े उसको काम दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर ये कोई एक्सपर्ट नहीं है पंकज मोदी। अब वो कहते हैं ना, वक्त रहता नहीं एक जगह टिककर, वक्त की आदत भी इंसान जैसी है। कुछ ऐसी ही स्थिति इस समय बीजेपी की है। बीजेपी अब पूरे देश पर एक छत्र राज करना चाहती है, परंतु क्या वक्त साथ देगा? क्या वक्त पलटेगा? नहीं। जब खबरें बाहर आएंगी तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाए, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो और किसी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मैसेज जनता में उसका जाएगा ही जाएगा। मीडिया को मैनेज कर दिया गया है, इसलिए मीडिया कोई भी सरकार, क्या आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या जो कल खबर पहला जो उसने कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने, गुजरात के ने, सांसद ने, राज्यसभा सांसद है वो, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई, क्या किसी अखबार ने वो खबर छापी? क्या किसी मीडिया चैनल ने वो दिखाई? नहीं दिखाई। इसीलिए आपको खबरों से दूर रखा जाता है ताकि आप पब्लिक के पीछे ना आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ना आए, पब्लिक पीछे नहीं आनी चाहिए। इसका इंतजाम गृह मंत्रालय करना चाहता है। पीएम मोदी चुप है। ट्रंप कितनी बार उन्हें क्या क्या बेइज्जत कर चुका है इस देश को, उस पर चुप है। उसका जवाब विदेश मंत्रालय नहीं देता, उसका जवाब कोई मंत्रालय नहीं देता। अमित शाह कभी विदेश नहीं जाते,
अमित शाह कभी विदेश के मामले पे बोलते नहीं, आर्थिक नीति पर कभी बोलते नहीं, प्रधानमंत्री बोलते नहीं, वित्त मंत्री को टाइम ही नहीं है, रक्षा मंत्री दूसरे विभागों के काम करते घूम रहे हैं, रेल मंत्री दूसरे विभागों के काम करते घूम रहे हैं। सारी चीजें हैं, मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे भरे पड़े हैं, तमाम चीजें हैं जो जनता के हितों की है, परंतु वो उठनी नहीं चाहिए। उठे तो केवल पॉलिटिकल पार्टी तक उठे, उसके पीछे जनता नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसा इंतजाम इस समय इस देश में कर दिया गया है और उसी इंतजाम की बदौलत बीजेपी चुनाव जीतकर अपने आप को स्वघोषित अजय साबित करना चाहती है। यानी अब हम कहीं हारेंगे नहीं, ये तो तय हो चुका है कि अब वो किसी भी क्षेत्र में नहीं हारने वाले। मैं अभी 15 जनवरी का आपको जिक्र किया, उसमें भी ये लोग नहीं हारेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये लोग पश्चिम बंगाल में भी जीतेंगे, ये लोग उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे, ये लोग वहां जीतेंगे जहां ये चाहते हैं और पेन इंडिया में ये इस समय जीत हासिल करना चाहते हैं। और उसकी खबर, वोट चोरी की खबर आप तक ना पहुंचे, वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है ये खबर आपको ना मिले, इसका पूरा इंतजाम हो चुका है। क्योंकि मोदी और शाह बिल्कुल ये नहीं चाहते कि कोई आंदोलन उनके खिलाफ खड़ा हो, ये तय कर चुके हैं लोग। बाकी जनता को सोचना है, उनके मुद्दे विपक्ष उठाए तो आप तक वो कैसे पहुंचाए, ये विपक्षियों के लिए इस समय सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी विडंबना है। इस विडंबना को कैसे विपक्ष पार करेगा और कैसे आम जनता तक ये खबरें पहुंचेंगी, कैसे आम जनता विपक्ष के साथ खड़ी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और विपक्ष की ये समझदारी भी कही जाएगी अगर अपने मुद्दे जनता तक इसने पहुंचा दिए तो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।